national income equals to total output of goods in real terms. Second, real per capita income equals to real NI divided by population. ओके, अब इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पूछा जा सकता है कि इनकम इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनकम इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटल इनकम। रियल नेशनल इनकम का मतलब है जब हम टोटल आउटपुट पे फोकस करते हैं, टोटल आउटपुट पे इन टर्म्स, रियल टर्म्स। अच्छा, कौन बताएगा रियल का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल मीन्स कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा है कि भाई अगर इनकम इंडिकेटर्स रियल नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है, तो ऑप्शंस में दिया होगा नॉमिनल प्राइसेस लेंगे, करंट प्राइसेस लेंगे, मार्केट प्राइसेस लेंगे, के कांस्टेंट प्राइसेस लेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, ओके। दैट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रियल पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है रियल पर कैपिटल इनकम का? रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यू विल गेट नेशनल इनकम। सो इनकम इंडिकेटर्स कितने होते हैं? दो होते हैं, RNI और RPCI। RPCI क्या है? What is RPCI? Real per capital income. And what is RNI? Real national income. Clear हुआ? So this was all about the income indicators. चलिए अब हम जाते हैं नॉन इनकम इंडिकेटर्स पे। सो नॉन इनकम इंडिकेटर्स में जो सबसे पहला है, कौन बताएगा ये क्या है? वेट, मैं जिसको बोलूं रीड करने के लिए, स्वाति। स्टार्ट विथ नॉन इनकम इंडिकेटर्स। मैम फर्स्ट है PQLI, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ क्वालिटी, वो लाइफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स, और स्टार्टिंग हुआ है 1979। ओके, वेट करो। नॉन इनकम इंडिकेटर में सबसे पहला जो है वो है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1979 में। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि PQLI का ईयर कौन सा है। ओके, देन कौशिक जानी फ्रॉम OP रोड। बेटा, कैन यू रीड आउट द इंडिकेटर्स ऑफ PQLI? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, indicator of PQLI is life expectancy, literacy rate, and infant mortality. Okay. So life expectancy index, literacy rate and infant mortality rate, ये क्या है? तीन इंडिकेटर हैं, किसके हैं? PQLI हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? PQLI को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालना है, so what should be the formula here? Anyone? Ayush, what should be the formula, beta? Yes, Swati. Sorry ma'am, I was Hello, left. स्वाति को आंसर देना है। यस मैम। हाँ, बोलो स्वाति। मैम पहले एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और इन्फर्ट, वो तीनों का प्लस करेंगे और डिवाइड बाय। नहीं, प्लस करेंगे तो नहीं, मैंने तो खाली पूछा, मैंने नहीं पूछा कि मुझे PQLI चाहिए, मैंने तो खाली पूछा मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। मैंने तीनों नहीं पूछा, मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालना है। यस आयुष, कट मेरा क्लास चालू है लाटो करके। श्रेया माइक ऑफ करो। यस आयुष फ्रॉम प्रताप नगर। Good morning ma'am. Good morning. My question to you is, if I want to calculate life expectancy, what should I do? Which formula I should apply? अच्छा, मैं आपको हिंट दूं आयुष, आपको याद है मिनिमम माइनस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग?
चलो खुशबू, यस खुशबू, maximum minus minimum divide by maximum life expectancy minus minimum life expectancy. तो एक्चुअल का आ गया, एक्चुअल एक्चुअल Actual value minus minimum value upon maximum value minus minimum value. वेरी गुड। किसने बोला ये, किसने बोला? स्वाति. हाँ स्वाति, दिस इज द करेक्ट। अब एक चीज याद रखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अगर आपको 2 मार्क्स में इंफॉर्मेशन दिया जाता है और PQLI कैलकुलेट करने के लिए देंगे, तो अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आएंगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। आपको क्या करना है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट करना है, फिर लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फाइंड आउट करना है। ये तीनों का इंडिविजुअल इंडेक्स निकालने के बाद जो आंसर आता है उस पे ये फॉर्मूला लगानी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो आंसर है यहाँ पे लिखना है, एंड लिटरेसी रेट का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। तो इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहती हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिविजुअल इंडेक्स मिल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट खाली, यहाँ पे मैं ना 3 डिवाइडेड बाय लिखना भूल गई हूँ, सो दिस इज अ करेक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। ये तीनों को डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? नॉन इनकम इंडिकेटर फर्स्ट, एनी डाउट्स? ओके चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स विच इज ओल्ड HDI। अच्छा, कौन फुल फॉर्म बताएगा HDI का? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी गुड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में। ओके, कृति पटेल, रीड आउट द इंडिकेटर्स ऑफ HDI। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड HDI है ये, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओल्ड मेथड। ओके यस, रीड आउट करो कृति पटेल, कौन से इंडिकेटर्स हैं? long and healthy life, knowledge and decent standard of living. अच्छा, नॉलेज में अगेन यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है, वो क्या है? एनीवन? CERNALR क्या फुल फॉर्म है? मैम ELR का फुल फॉर्म पता है, एडल्ट लिटरेसी रेट। ओके, एडल्ट लिटरेसी रेट। अच्छा, CER क्या है? Combined enrollment. वेरी गुड, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो। और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो को कितना एम्फेसाइज करना है? 1/3। और ALR को कितना एम्फेसाइज देना है? 2/3। अब ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग दी रेशियो, सो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर दी 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI। अब ये कैलकुलेट करने के लिए भी मेथड सेम ही है, पहले लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इंडेक्स निकालो, नॉलेज निकालो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालो। ये तीनों करने के बाद तीनों का जो भी आंसर आता है दैट आंसर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये भी MCQ में आ सकता है। जब भी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताने के लिए आपको कौन सा कंपोनेंट देखना पड़ेगा? रियल GDP पर कैपिटल। सो ये हाईलाइट कर देना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर कर सकते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय लुकिंग इनटू रियल GDP पर कैपिटल वी कैन सी एनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी पर्सन और एनी कंट्री। ठीक है, क्लियर हो गया? कैन आई गो अहेड? यस मैम। आई थिंक मुझे थोड़ा स्पीड, अगर आप पूरा प्रॉपर यूनिट 1 यूनिट 2 करना चाहते हैं तो थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओल्ड HDI कंप्लीट किया, न्यू HDI। सो हु विल रीड आउट द इंडिकेटर्स फॉर? यस, हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर, देव फ्रॉम निजामपुरा,
Yes, ma'am. Yes, Dev. Read out the indicators of new HDI. Point 1, a long and healthy life. Point 2, education. That is MEY plus EYS. अच्छा, Point MEI और ये सब क्या है? MEY और EYS क्या है? एमी मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग और ई वाला जो है वो एक्सपेक्टेड, EYSI वाला है वो एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। वेरी गुड। सो एजुकेशन के 2 कंपोनेंट्स है, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। 1 मिनट रुकना, मैं पुराने HDI में जाती हूँ। वहां पे क्या था? कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेशियो। ये पुराने HDI के कंपोनेंट्स है। नए HDI के कंपोनेंट्स चेंज हो गए हैं, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करो देव। Point 3, a decent standard of living, that is real national income. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ओल्ड HDI में रियल GDP पर कैपिटल था, पर न्यू HDI में रियल नेशनल इनकम है। तो ये आपको MCQ में पता होना चाहिए। अगर नया HDI का क्वेश्चन है और उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूछा है तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी रियल नेशनल इनकम। पर अगर पुराने HDI में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है so that should be real GDP per capita. Clear हुआ? Yes or no? Okay. चलिए, मैम एक बार रिपीट क्या करूं? करो आपने जो बोला। हाँ, ये ओल्ड HDI जो है ना, ओल्ड HDI में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए रियल GDP पर कैपिटल का हेल्प लेते हैं, पर वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर न्यू HDI में कैलकुलेट करना है तो रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके मैम, डन। ठीक है, ओके, चलिए। सो ओल्ड HDI हो गया, न्यू HDI हो गया। नेक्स्ट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब आपको अगर याद हो तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में हमने 2 किए थे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 फॉर विच कंट्रीज? मैम 1 मिनट, आपने ना वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला बोला ना, उसमें नेशनल इनकम से मेजर करना है, पर आपने नोटबुक में मेजर्ड बाय GNI पर कैपिटा लिखवाया है। हाँ, तो ग्रॉस नेशनल इनकम वही होता है ना। ग्रॉस नेशनल इनकम की खाली नेशनल इनकम है, सेम ही है। नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम में कोई फर्क नहीं है। ओके मैम। नेशनल इनकम वर्ड पे फोकस करो, फिर ग्रॉस हो के नेट हो, दैट उसका पूरा कंसेप्ट ही अलग है। खुशबू, ग्रॉस और नेट पढ़ने के लिए आपको SY BCom में जब आओगे ना तो ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस आएगा, पर अभी के लिए आपको नेशनल इनकम पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है? यस मैम। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हमने किया है HPI 1 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, सो आई वांट Ashka, Ashka Patel from OP Road, read out HP1. Developing countries, a long and healthy life, percentage of people who are expected to die before the age of 40 years. Second, knowledge. It shows exclusion from the world of reading and communication. It is measured by adult literacy rate, a decent standard of living, percentage of population not having improved water sources, the percentage of children who are underweight for their age. This indicator is simple average of the above 2 indicators. ओके, अब यहाँ पे मैंने सभी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि P1, P2 और P3 ये हम किस में यूज करते हैं? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में P1, P2, P3 यूज करते हैं। अब उसमें भी आपको जो हाईलाइट करना है, P1 में हम 40 इयर्स को हाईलाइट करेंगे, द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई बिफोर 40 इयर्स। 40 इयर्स पे हाईलाइट करना है, ये पूछा जा सकता है। उसी के साथ P2 नॉलेज में हाईलाइट करना है एडल्ट लिटरेसी रेट। P2 में हम फोकस करते हैं इलिटरेसी बाय मिस्टेक आई सेड लिटरेसी, एडल्ट इलिटरेसी इन व्हाट? इन रीडिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, P3 में हम 2 कंपोनेंट्स लेते हैं। सबसे पहला, ऐसे लोग जिनको वाटर सोर्सेस नहीं है और ऐसे चिल्ड्रेन जो अंडरवेट हैं। सो ये दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे
तब जाके हमको P3 मिलेगा। इसमें हमको कैलकुलेशंस नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, पर अभी ये एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 में व्हाट इज P3, तो आपको पता होना चाहिए कि P3 क्या है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें क्या इम्प्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज एंड अंडरवेट चिल्ड्रन। सो P1, P2, P3 आपको याद रखना है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes or Yes, no? ma'am. Okay, चलिए let's Yes, go ahead. This was about the developing countries HPI 1. Now same concept of human poverty index but HPI 2. So HPI 2 किसके लिए होता है, कौन सी कंट्रीज के लिए? Developed. डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। So I want Kruti Gole to read out HPI 2. HPI 2, developed countries. First, a long and healthy life, that is P1, percentage of people who are expected to die before the age of 60 years. Second, knowledge, P2, it shows exclusion from the world of reading and communication. It is measured by percentage of adults lacking functional literacy skill. Third, a decent standard of living, that is P3. It is measured by the percentage of people living below income poverty line. Fourth, social exclusion, P4. It is measured by the rate of long-term unemployment. It is measured, it is the percentage which is unemployed for 12 months or more than 12 months. Okay. So अब यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है P4 किसके कैटेगरी में आता है? So P4 is a part of what? HPI2. Okay. P4 में इंपॉर्टेंट आपको कौन से कीवर्ड पे देना है? रेट ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बार पूछा गया है, P4 से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो P4 मतलब हम जिसमें सोशल एक्सक्लूजन, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं। देन P3 में जिस पे आपको फोकस करना है वो है बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन पीपल, BPL। P2 में हम किस पे फोकस करते हैं? लैकिंग फंक्शनल लिटरेसी स्किल। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन HPI 1 में नॉलेज में हम किस पे करते थे फोकस? रीडिंग एंड adult illiteracy rate. वेरी गुड, वही वर्ड आपको पता होना चाहिए, एडल्ट इलिटरेसी रेट। पर यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? लैकिंग फंक्शनल लिटरेसी स्किल। पूरा वर्ड पता होना चाहिए, लैकिंग functional literacy skill is a part of HPI 2 knowledge indicator. ठीक है, ओके। चलिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में 60 इयर्स पे फोकस करते हैं। प्रीवियस में कितने इयर्स थे? 40 years. 40। सो डेवलपिंग कंट्रीज में 40 एंड डेवलप कंट्रीज में 60। एम आई क्लियर? चलिए, कैन आई गो अहेड? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट इज, यस, नेक्स्ट क्या है अपना? MPI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPI? ये MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज इट? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वेरी गुड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब रिप्लेस हुआ था, कौन से ईयर में? 2010। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मल्टी डायमेंशनल पुअर, जिसमें हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ डेप्रिवेशंस ऑफ पुअर पीपल, मतलब ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव्ड? जिनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? ये वर्ड याद रखना। हाँ, ये वर्ड पे हाईलाइट करोगे मतलब आपको याद आ जाना चाहिए कि ये MPI की बात कर रहे हैं। सो डिप्राइव्ड वर्ड हम ज्यादातर MPI में ही यूज करते हैं। ओके, अब उसके हिसाब से इसके कितने इंडिकेटर्स थे? 10 इंडिकेटर्स ऑफ MPI। उसमें सबसे पहला हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीनों मेन है। हेल्थ में 2 आते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट। एंड लिविंग स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था 7, जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्म किया था, आपको याद हो तो डिफेक्ट, राइट? सो D स्टैंड्स फॉर
Drinking water. E stands Drinking for water. Electricity. F Electricity. stands for Fuel. floor. A stands for Asset. Assets. C stands for Cooking fuel. Cooking. Cooking. and T Fuel. stands for Toilet. Toilet and toilet sanitization. and sanitation facilities, right? तो ये किसका पार्ट है? MPI का 7 indicators under what? Under standard of living. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक ही मिनट, ये रब करने में और स्क्रीन चेंज करने में बहुत वो होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहां तक हमने कंप्लीट किया। अब आपको जो याद रखना है वो है एमपीआई के कितने इंडिकेटर्स हैं? 7. एमपीआई के 10. 10। 7 किसके? Standard of Standard of living. लिविंग के। अब उसमें वेट किसको कितना देना है? सो देखिए, द एमपीआई हैज 3 डायमेंशंस इक्वली वेटेड 1/3। ये वेट आपको याद रखना है, मतलब ये जो हेल्थ है उसको 1/3, एजुकेशन है उसको 1/3 एंड लिविंग स्टैंडर्ड है उसको 1/3। अब उसमें भी हेल्थ एंड एजुकेशन को 1/6, लिविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन को 1/18। अब ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये वेट्स भी एमसीक्यू में आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको वेट्स पे हाईलाइट करना है। ओके, देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमपीआई विच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। सो एमपीआई का फॉर्मूला क्या है? H into A. H into A। H क्या है? Incidence. इंसिडेंस। Incidence, और and क्या बोल सकते हैं? H क्यों बताया है यहाँ पे? इट इज हेड काउंट रेशियो। H stands for head count ratio and A stands for average. So इसीलिए H मतलब head count ratio, जिससे क्या पता चलता है? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। ये आपको एमसीक्यू में मैंने कहीं देखा भी था, पूछा गया था कि जब आप H कैलकुलेट करते हो, H मतलब जब आप हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या पता चलता है? द आंसर शुड बी वी कैन मेजर द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। पर जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो एमपीआई में, ये एवरेज एक ही बात कर रही हूं, तो उससे आपको क्या पता चलता है? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी? Incidents that can be happen suddenly. इंसिडेंस थोड़ा और कोई प्रॉपरली बता सकता है? इंसिडेंस मतलब किस पे उसका असर पड़ा, जो बंदे पे उसका असर पड़ा उस पे इंसिडेंट हुआ है। और इंटेंसिटी मतलब कितनी हद तक असर हुआ। किस पे असर हुआ इज अ इंसिडेंस, कितना असर हुआ इज अ इंटेंसिटी। किस पे असर पड़ा वो मेजर करने के लिए H कैलकुलेट करते हैं, और कितना असर पड़ा वो देखने के लिए A कैलकुलेट करते हैं। तो इंसिडेंस और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमको पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए, ये इंसिडेंस और इंटेंसिटी याद रखना। हाँ, ओके, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज GDI। व्हाट इज GDI? Gross domestic Development Index. Gender inequality index. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स तो मुझे नहीं दिख रहा है। GDI, Gender Development Index. Gender Development Index. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1995 में। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये तीनों ही इंडिकेटर्स किसी से मैच कर रहे हैं? सेम किससे मैच कर रहे हैं? HDI. यस, HDI। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। HDI के जो इंडिकेटर्स हैं वो मैच कर रहे हैं किससे? GDI से। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है?
क्या डिफरेंस है? जब इंडिकेटर सेम है तो क्या करेंगे? मैम दोनों का रेशियो शायद अलग होगा। किस चीज का रेशियो? ये हेल्थ, नॉलेज और लिविंग स्टैंडर्ड का। कैसे अलग होगा जब कैलकुलेशन मेथड सेम है तो? Ma'am, gender is focuses on gender and human is whole population. यस, सो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ह्यूमन मतलब ओवरऑल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पर यहाँ पे जीडीआई में हम क्या करते हैं? हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड पहले वुमेन के कैलकुलेट करेंगे, फिर वही हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड मैन में कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालेंगे। पर यहाँ पे एचडीआई में हम वुमन और मैन अलग नहीं करते हैं, कॉमन एवरेज निकालते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कि जीडीआई कैलकुलेट्स दी हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल, but HDI में we calculate all the three indicators in a common way considering the human population. Clear हुआ? Okay. Yes, ma'am. अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों का फायदा क्या है? HDI कैलकुलेट करना है तो कौन से ऑब्जेक्टिव से, और GDI कैलकुलेट करना है तो व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव? HDI पूरी पॉपुलेशन के लिए और GDI में हमें मेल और फीमेल का अलग से क्लासिफिकेशन तो मिले। इसका मतलब अगर मुझे मैन एंड वुमेन के बीच में इनइक्वालिटीज को मेजर करना है तो मुझे HDI करना चाहिए कि GDI करना चाहिए? GDI। पर अगर मुझे कंट्री का वेलफेयर कितना है HDI। वो देखना है तो HDI। क्लियर हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस? ओके, चलिए लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट, GEI। व्हाट इज इट? जेंडर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। एम्प्लॉयमेंट? यस। के एम्पावरमेंट? एम्प्लॉयमेंट। जेंडर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स नहीं, इट इज जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स। प्लीज समझना, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एम्पावरमेंट? ये वर्ड तो हम अभी बहुत यूज करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। अब तो मैन भी लाइन में खड़े हो गए हैं कि भाई हमारा एम्पावरमेंट का क्या, राइट? तो ये तो बहुत हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, किसी भी फीमेल का एम्पावरमेंट देखने के लिए आप क्या देखेंगे? वुमन कितनी अथॉरिटी या पावर। हाँ, तो इसका मतलब अगर आपको वुमन का एम्पावरमेंट देखना है तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सीट्स हैं उसमें कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। प्लीज नो ऑफेंस फॉर बॉयज, हाँ प्लीज, टॉपिक थोड़ा ऐसा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ओके, यस सुजल, हमारे पार्लियामेंट में कितने मेल एंड कितने फीमेल पर्सन्स अप्रोक्सी है पोजीशन पे, सीट्स पे, कुर्सी पे? मैम एक बार रिपीट करना, मेरे काम था कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिशियंस में अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, तो वहां पे ज्यादातर कौन देखने को मिलता है, मेल्स के फीमेल्स? मैम ज्यादातर अभी तो फीमेल्स देखने मिलते हैं। अच्छा, तो सुजल हम उसमें से क्या कंक्लूड करते हैं कि अभी देखो फीमेल्स भी आ रहे हैं, आप देखो ये स्मृति ईरानी, देन बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लेने बैठती, बट देन देयर आर मेनी सीट्स व्हिच आर देयर फॉर फीमेल्स। तो यहाँ से क्या है कि अगर आपको एम्पावरमेंट चेक करना है तो देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग मेल्स एंड फीमेल्स में कितना है। फिर आप देखिए कितने लोग इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जैसे मैं फीमेल हूं, मैं घर पे फिनेंशियली कितना सपोर्ट कर रही हूँ, या आप एज अ फीमेल कहीं जॉब करते हैं तो आप इकोनॉमिकली घर पे कितना पैसा ला रहे हैं कंपेयर टू मेल। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक रिसोर्सेस पे, आज घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजंस कौन ज्यादातर लेता है, मेल के फीमेल?
तो वहां से आपको फीमेल का एम्पावरमेंट पता चलता है। सिंपल चीज, अगर आपको पॉलिटिशियन में बहुत सारे फीमेल्स देखने को मिलते हैं और आपको वर्किंग वुमेन्स अगर ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन फैमिली में अगर डिसीजन लेना है तो हस्बैंड वाइफ इकोनॉमिकली मिलके डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमको ये घर खरीदना है इतने पैसे, तो वहां से वुमन का एम्पावरमेंट पता चलता है और मेल का भी एम्पावरमेंट पता चलता है। तो जेंडर एम्पावरमेंट मतलब मैन एंड फीमेल के बीच में इनइक्वालिटीज तो मेजर करनी है, बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जस्ट अ मिनट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या करते हैं? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमन देखते हैं, पर खाली इनइक्वालिटीज। पर यहाँ पे जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स मतलब अपॉर्चुनिटीज में कितना इनइक्वालिटी है वो देखते हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GEI एंड GDI। एम आई क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. चलिए ये देखो, मैं ये GDI के 3 इंडिकेटर्स और ये GEI के 3 इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सो दीज आर द 3 इंडिकेटर्स ऑफ GEI। ओके, चलिए लेट्स गो टू द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जय, रीड आउट करो। The term sustainable development began to gain wide acceptance in the late 1980s. हाँ, so ये ईयर नोट डाउन करना है, 1918 में। मीनिंग भी रीड आउट कर लो जय। Meeting the needs of the present generation without compromising the need of future generation. ये आपको याद होना ही चाहिए। जब हम प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, मतलब द टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों कीवर्ड्स याद रखना, प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन टॉक्स अबाउट द sustainable development. Let's go to the some of the programs which were introduced in sustainable development. So quickly just मैं ये read out करती हूँ। जवाहर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल हाउसिंग स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, महात्मा गांधी योजना, देन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? एनीवन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, अब मैंने बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ। मीनिंग बताइए इंक्लूसिव ग्रोथ का। Anyone? What do you understand by inclusive growth? What is important in the country? Growth or inclusive growth? Inclusive growth. Okay, what is it? Anyone? Growth plus development. No. Economic growth of the country. No. मतलब एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है, रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना है। यस, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ग्रोथ कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स। ग्रोथ तुम्हारा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, कंट्री का भी होना चाहिए, नेचर को भी हार्म नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, गरीब लोगों को भी पैसा मिलना चाहिए, अमीर लोग भी खुश होने चाहिए। इंक्लूसिव employment opportunities for all, no poverty for all, environment protection in every sense is the inclusive growth. ठीक है, प्लीज इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन थोड़ा पैम्पलेट में से देख लेना। लेट्स गो अहेड विद द टू टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली फोकसेस ऑन व्हाट? Developed countries. Output. नो, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री नहीं आएगा। Output. यस, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब फिजिकल टर्म्स में जब हम आउटपुट मेजर करते हैं। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। व्हिच काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, देन जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स जब कम हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। ठीक है, ओके। विच इज क्वांटिटेटिव एंड विच इज क्वालिटेटिव?
Growth is quantitative, whereas development is qualitative. Growth is Qualitative and quantitative developing. डेवलपिंग क्वालिटेटिव. क्वालिटी कहाँ पता चलती है? डेवलपमेंट में. और क्वांटिटी कहाँ पता चलती है? ग्रोथ में. ठीक है, क्लियर? ओके, तो बट डेवलपिंग शायद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है ना. हाँ, बोथ भी लिख सकते हो. यस, करेक्ट खुशबू. हम डेवलपमेंट में दोनों ही लिख सकते हैं, पर जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हम क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे जब डिफरेंस लिखेंगे तो. ओके मैम. ठीक है, ओके. चलिए, सो आई होप यहाँ तक कंप्लीट है. तो ये हमने पूरा सब मतलब समरी कर लिया यूनिट 1 का. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 2, ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, चलिए रीड आउट कीजिए. कौन करेगा रीड आउट? Can I? Yes. First, Intensive Area Development Program (IADP) into those 7 districts. ओके, मतलब ये जो वेट ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए. IADP, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. और उसी के साथ साथ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये जो सबसे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था. 7 नंबर आपको पता होना चाहिए. पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ये 7 डिस्ट्रिक्ट में ही स्टार्ट हुआ था. यस, नेक्स्ट कृति गोले. Program was renamed as Intensive Agricultural Area Program. ओके, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने शिफ्ट करके सभी स्टेट्स में उसका इम्प्लीमेंट किया और उसको रीनेम किया. तो ये पूछा जा सकता है IADP खाली 7 डिस्ट्रिक्ट में था और फिर रीनेम क्या हो गया? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, IAAP. ये फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है. ओके, चलिए सुजल, नेक्स्ट. This one, Kharif season. Yes, ma'am. Kharif season in 1966, India adopted a high-yielding varieties program, HYVP, for the first time. Okay, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो HYVP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. और दूसरा 1966 is the one when green revolution was introduced. तो 1966 ईयर आपको पता होना चाहिए. उसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज को हाईलाइट किया गया था? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हाईलाइट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में 1966 में. ईयर याद रखना. चलिए, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट. आशका पटेल. The Green Revolution was very much confined to mainly wheat production, and its achievement in respect of other food crops and cash crops were not all significant. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट वीट और इसी के साथ साथ आप राइस भी थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है कि वीट एंड राइस के लिए फेवरेबल था, पर वीट के लिए सबसे ज्यादा. पर उसी के साथ साथ कौन से क्रॉप्स के लिए फेवरेबल नहीं था? तो जैसे पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स के लिए ये फेवरेबल नहीं था. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. Kruti Patel, this one. On 28 July 2000, the NDA government made public a national agriculture policy. Okay, so ये क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कौन सी डेट और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? 28 जुलाई 2000. किसने इंट्रोड्यूस की थी? एनडीए गवर्नमेंट. सो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, चलिए लेट्स गो टू दी नेक्स्ट. सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कॉनिश जानी फ्रॉम सुबानपुरा. यस मैम. सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन रीड आउट करो. मैम, मैसिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में क्या फोकस किया गया था? राइस एंड व्हीट. Rice and wheat. वो तो रिजल्ट था.
अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी चीज को हाईलाइट किया, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हाईलाइट किया गया था, तो वो उसका की फीचर था। इसी तरह से सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का हाईलाइट क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वर्ड को अंडरलाइन करना, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज द की फीचर ऑफ which revolution? Your answer should be green revolution 2. उसी तरह से other question can be asked, multiple cropping is the key feature of which revolution? Second green revolution. चलिए next, आयुष, चलो no problem. Dev from हाँ, yes, Ayush, read out this point. It will focus. Yeah, it will focus not only on traditional farming but also on commercial farming. Okay, so यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन 1 में हमारा फोकस खाली और खाली किस पे था, ट्रेडिशनल फार्मिंग में था। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? मैम कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कंपनीज को बेचना, वो वाला। हाँ, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स कौन से हैं? कमर्शियल क्रॉप्स हमने पढ़े हैं, बताइए। नहीं कॉटन। कमर्शियल क्रॉप के एग्जांपल्स, रिया मैं बोलूं? हाँ प्लीज। शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स। हाँ, इनको कमर्शियल क्रॉप्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप इसका प्रोडक्शन करके आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यू कैन अर्न मोर मनी आउट ऑफ दैट। सो कमर्शियल फार्मिंग वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वाज फोकस्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक आई शुड इंक्रीज लिटिल स्पीड। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद नेक्स्ट बंदे का यहाँ पे क्लास होगा कोई सर का, तो इन केस अगर मैं ये कंटिन्यू करना थोड़ा रह जाता है तो मैं ये ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा जितना बचता है वो कर लेना। चलिए फटाफट करते हैं थोड़ा। जय मेहता, रूरल क्रेडिट इन इंडिया। सॉरी मैम, रूरल क्रेडिट इन इंडिया। रूरल क्रेडिट इन इंडिया, institutional non-institutional flow chart, cooperative society। देखिए एक ही मिनट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल का फ्लो चार्ट आपको कंपलसरी वीडियो लेक्चर में से या पैम्पलेट में से अपने आप करना है। उसमें आपको पता होना चाहिए नॉन इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन से आते हैं। आवाज आ रहा है पीछे से। ये जय मेहता म्यूट कर दो। जय मेहता के घर से ही था क्योंकि वो अनम्यूट था, नो प्रॉब्लम। चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांधी का भी ऑन है माइक मैम, उधर से आवाज आ रही है। हाँ, यशवी गांधी, यस म्यूट हो गया। चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ईयर था, स्टार्टिंग ईयर नोट डाउन कर लीजिए। 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लाई ऑफ चीप एंड एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म पक्का करना, नाबार्ड का फुल फॉर्म आता है और उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, 1982 में नाबार्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ ये मैं बताऊंगी आपको कि ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक लाइन और हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके रोल फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। शिवारमन कमिटी प्रपोजेस अप्रैल 1976 में, तो ये 1976 ईयर में ये कमिटी ने प्रपोज किया था, पर क्या प्रपोज किया था, रूरल डेब्ट रिलीफ का जो हमने कंसेप्ट किया था कि जो फार्मर्स हैं, जो ऐसे फार्मर्स हैं जो अपनी क्रेडिट वापस चुकता नहीं कर पाते हैं, पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए ये शिवारमन कमिटी ने ओल्ड एंड न्यू डेब्ट से रिलेटेड हेल्प फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की थी। तो उसमें ये कमिटी के साथ साथ
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई थी कौन से ईयर में? 1990 में। उसको क्या कहा जाता है? लोन वेवर स्कीम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोन वेवर स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1990 में। और उसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? फार्मर्स का जो डेप्ट है, जो डेप्ट कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक कृति शुड रीड आउट नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, यहां से कृति बोले। Yes, ma'am. It was also called Loan Waiver Scheme. Government launched PM Fasal Bima Yojana in 2016. Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved Blue Revolution. Objective of Blue Revolution scheme is designed to increase productivity and profitability from aquacultural and fisheries resources, including both inland and marine. ओके, ये नोट डाउन करना। फसल बीमा योजना किसने इंट्रोड्यूस की? प्राइम मिनिस्टर ने। कौन से ईयर में? 2016 में। 2016। देन CCEA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? वाटर से रिलेटेड, जिसमें वाटर से रिलेटेड, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसका प्रोडक्शन, उस पे फोकस किया गया था। ब्लू रेवोल्यूशन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट यशवी गांधी फ्रॉम ओपी रोड। शी विल नॉट रीड। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आई वॉन्ट समबडी एल्स, थोड़ा आगे आओ। अच्छा, निधि फ्रॉम सुभानपुरा, रिया फ्रॉम सुभानपुरा, रीड आउट दिस। आई थिंक निधि शुड स्टार्ट। निधि फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, ma'am. इसका तो स्पीकर का गड़बड़ है, नो प्रॉब्लम। चलो Yes. रिया कैन यू स्टार्ट? Yes, ma'am. रिया का भी वॉल्यूम बहुत कम है। Ma'am, can I read? I want सुजल to read. सुजल। मैं परंपरागत कृषि विकास योजना टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? जहां पे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना है। तो अभी ट्रेडिशनल वे। यस, ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। तो वो किसमें फोकस किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? उसका ईयर तो नहीं है, पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि द कार्ड कंटेन्स नॉलेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल एंड अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो सॉइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाती हूँ खुद ही। डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 फेजेस हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। मिटिगेशन मतलब हर एक का मीनिंग आप देख लेना। अब मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, सॉरी। देन MSP। व्हाट इज MSP? What is minimum support price? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको हेल्प करती है? फार्मर्स को। ओके, कब परचेज प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब इंट्रोड्यूस की गई है? बिफोर सोइंग। एंड परचेज प्राइस कब होती है? आफ्टर हार्वेस्टिंग। ओके, इश्यू प्राइस क्या है? The buffer stock is provided through the public distribution system. So public distribution shops, जिसको हम fair price shops भी बोलते हैं, वहां पे जो प्राइस से हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं उसको इश्यू प्राइस बोला जाता है। Who determines minimum support price? CCEA. Who determines के बाद रिकमेंडेशन मतलब एडवाइस कौन करता है? CACP. ओपन एंडेड MSP क्या होता है? जिसमें लिबरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो की जाती है। देन CACP का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, जिसमें 22 क्रॉप्स मैंडेट हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है? CACP इन 1965, जिसमें 22 क्रॉप्स का बाइफर्केशन है। 14 क्रॉप्स खारिफ सीजन के, 6 रबी क्रॉप्स एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स। क्लियर? उसके बाद फूड सिक्योरिटी,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 1 जनवरी 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जिसमें हम सभी लोगों को अच्छे से खाना मिले, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली आप उनको बेसिक नीड सेटिस्फाई कर सको, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी। उसके 4 डायमेंशंस हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंटी ऑफ लॉन्ग टर्म। और स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? सो यहाँ पे हमने एक पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 का समरी कंप्लीट कर लिया। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, अब मैंने आज आपको तरीका बताया कि जब आप पैम्पलेट रीड करते हो ना, तो अब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट पे मुझे फोकस करना है। पर ये खाली एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैम्पलेट नहीं पढ़ोगे। कैलकुलेशन, थोड़े जो सम्स हैं फॉर्मूला से करके देखना, फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंसेस हैं और फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आपको थोड़े बहुत पैम्पलेट में से जो मैं यहाँ पे नहीं ले पाई वो आपको करने हैं। ठीक है? सो हियर आई एम डन एंड इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग हियर। मैम मैंने कल आपको एमसीक्यू भेजे थे, आपने सॉल्यूशन नहीं भेजा। हाँ, कौन सा है नंबर बोलो? रुको, मेरे पास मोबाइल है खुशबू। कल तो मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया है, मेरे से उसने भी पूछा है। कौन? रिया। कल मैं थोड़ा वेकेशन मूड में थी मैम। हाँ, एक ही मिनट। कृति नहीं, खुशबू ने मुझे कौन से क्वेश्चंस भेजे हैं? 25, 26, 27, 28, 29। ओके, एक ही मिनट। और बस इतने ही? 1 2 3 4 5? हाँ नहीं, 6। और रिया ने भी मुझे शायद यही पूछे हैं, आई थिंक 29 और 30। तो खुशबू एंड रिया, आई विल गिव यू द आंसर आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि मुझे 25 to 30 चाहिए। सॉरी, 25 to 30 चाहिए। हाँ, 25 to 36 मैंने देख लिए। 30। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल से है ना, लास्ट जो जूम सेशन था ना उसमें मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्योंकि देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 29 और 30 मैंने लास्ट टाइम जूम में किया था डिस्कस। सो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका आंसर दे देती हूँ। ठीक है? ओके रिया, तुम्हारे 2 क्वेश्चंस हैं, उसका भी आंसर मैं बाय टुडे आई विल गिव। एनीवन एल्स? मैम, इंसिडेंस और इंटेंसिटी का एक बार मीनिंग बताओ ना। किसका? वो इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी। इंसिडेंस एंड, हाँ, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि किस पे असर पड़ा है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे कि बहुत बारिश हुई, ठीक है, बहुत बारिश हुई तो किस पे इंसिडेंस हुआ? कौन से चीज पे? मैंगो पे। ठीक है, मैंगो पे इंसिडेंस हुआ। असर किस पे पड़ा? मैंगो पे। पर कितना असर पड़ा? तो कितना असर पड़ा देखने के लिए थोड़े बहुत फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि भाई कितने मैंगो गिर गए और कितना नुकसान हुआ, वो आप कैलकुलेशन करते हो। तो किस पे असर पड़ा? मैंगो पे। कितना असर पड़ा वो आपको कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा। सो इंसिडेंस मतलब किस पे असर पड़ा, इंटेंसिटी मतलब कितनी हद तक उसको असर पड़ा। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, सो यहाँ पे मैं एंड कर लूं मीटिंग। ओके, कितने जने ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ में स्क्रीनशॉट लिया? 2 टॉपिक का लिया मैंने मैम। कौन है? हेतवी फ्रॉम सुबानपुरा। यस मैम। बेटा तुमने सभी स्क्रीनशॉट्स लिए? यस मैम, सभी लिए। सभी में भी तो सारी है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप में, बस क्लास खत्म होता है 5-10 मिनट में मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप प्रिफर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, खुशबू बोलो। GNIPC का फुल फॉर्म बताओ ना। GNIP, IP है कि PI है? GNIPC, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम।
तो मैम आई पहले ना इसमें हाँ, GNI इसीलिए मैं बोल रही हूँ वहां पे मिस्टेक हो सकता है, पर फुल फॉर्म यही होना चाहिए, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस नेशनल पीसीआई होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। हाँ तो फुल फॉर्म में चेंज है। हाँ तो कोई बात नहीं, कर लो, मुझे नहीं पता, मेरे पास पैम्पलेट नहीं है। पैम्पलेट में है, पैम्पलेट में है। आपने न्यू मेथड जो करवाया ना HDI का, उसमें इनकम इंडेक्स जो लिखवाया था थर्ड वाला, उसका फुल फॉर्म में। हाँ तो प्लीज आप उसमें चेंज कर देना, क्योंकि कल ये मैंने बहुत ही हड़बड़ी में टाइपिंग करी है, तो इवन एक दो अपॉर्चुनिटीज का स्पेलिंग भी थोड़ा रॉन्ग था, तो प्लीज आप चेंज कर दीजिए, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ठीक है खुशबू, टाइपिंग में एरर हो सकता है, ह्यूमन नहीं, एरर। वो आपने पहले करवाया था तो उसमें मैंने देखा। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू, गुड डे।